नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रुड़की से आ रही खबर के साथ, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण कर इमरजेंसी, आईसीयू और मरीज वार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर करने, क्रिटिकल केयर सेंटर और ब्लड बैंक सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने 3 करोड़ के बजट के साथ झोला छाप डॉक्टर और बिना लाइसेंस क्लिनिक पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और मरीजों को स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करने को कहा है। उप जिला चिकित्सालय रुड़की में आया हूँ और हमारे सीएमओ की भी और हमारे सीएमएस की भी डिमांड थी कि यहाँ हॉस्पिटल के लिए अलग से कुछ अतिरिक्त धन देना है, तो लगभग 3.5 करोड़ रुपये हमने दिया है। यहाँ पे अब ब्लड बैंक की भी बिल्डिंग बन गई है, वो भी बहुत जल्दी हम शिफ्ट करने वाले हैं। और आज मैं देख रहा था कि यहाँ पे मरीज बहुत आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी देने वाले हैं। आज जगह का लिए भी मैंने अपने तहसीलदार को और एसडीएम को बोला है, तो अगर जैसे जगह मिल जाएगी तो ये काम यहाँ पे क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी देने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे अब डॉक्टरों की कमी ख़त्म हो गई है। अभी तक लगभग 32 डॉक्टर यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे एनेस्थीसिया और बाल रोग विशेषज्ञ और हमारे सर्जन और फिजिशियन, ये 5 प्रकार के डॉक्टर भी आप भेज दिया हम लोगों ने। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे पर डे लगभग 600-700 मरीज आते हैं। मैंने अभी सीएमएस को कहा है कि यहाँ थोड़ा सी हॉस्पिटल की और अच्छी व्यवस्था करनी। उनको 10 नर्सिंग स्टाफ और चाहिए, क्योंकि अब हमारा आईसीयू शुरू हो गया है, तो 24 घंटे रन करने के लिए तो 10 नर्सिंग स्टाफ हम और देने वाले हैं यहाँ के लिए, ताकि 24 घंटे हमारा जो है आईसीयू शुरू हो जाएगा। तो ये भी मैंने आज कहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 10 नर्सिंग स्टाफ हम और भी देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और मंदिर पर ध्वज पताका फहराते हुए भावुक हो उठे। इस दौरान कांग्रेस के किसी भी बड़े या छोटे नेता की मौजूदगी समारोह में नहीं दर्ज की गई। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता जुपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस कभी राम मंदिर निर्माण के पक्ष में नहीं रही। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की ऐतिहासिक नीतियां राम मंदिर विरोधी रही, इसीलिए आज जनता उसे नकार रही है। जो कट्टर कांग्रेसी है वो कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। आप स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जमाना और वो प्रकरण याद कीजिए कि जब 600 से ज्यादा साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। वो तो कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का समय था, तब भी केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में कांग्रेस की सहयोगी सरकार थी और वहां पे भी गोलियां चली। तो कांग्रेस की विचारधारा में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की विचारधारा में भगवान राम का कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो भगवान राम को मानते नहीं है। और इस देश का दुर्भाग्य यह है कि जो कांग्रेस में जुड़ा हुआ हमारा सनातनी भाई है, वो भी इस साजिश को आज तक नहीं समझ पाया कि भगवान राम से और सनातन से, हमारी सनातन की एक शाखा को बांटकर कांग्रेस ने किस तरह से एक साजिश के तहत अलग कर दिया। तो कांग्रेस के बारे में तो कहा जाता है कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी, मुस्लिम समाज को बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित करके उसी तरह की राजनीति को अंजाम दिया और देश को बांटने का काम किया है। अगर भाईचारे की राजनीति कांग्रेस ने करी होती, भगवान राम के चरणों पे माथा टेका होता, और आज भी अगर कांग्रेस के शीर्ष नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, आज भी अगर वो भगवान राम के चरणों में जाके माथा टेक दें तो हो सकता है भगवान राम उन्हें क्षमा कर दें। देहरादून के आईटी पार्क की 98 एकड़ जमीन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 साल से दस्तावेज नहीं मिल रहे और मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के बावजूद विभाग ने 15 दिन में जवाब नहीं दिया। इसी को लेकर थापर ने कहा कि इससे ये प्रतीत होता है कि जमीन घोटाले की संभावना है और इसीलिए जानकारी को रोका जा रहा है।
इस सिडकुल में उत्तराखंड सरकार की आईटी पार्क की 98.5 एकड़ लैंड, जिसका आज बाजारी मूल्य 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसमें एक बहुत बड़े संभावित घोटाले की एक अंदेशा नजर आ रहा है। 2 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं आरटीआई के माध्यम से कि हमको ये सारी फाइल, दस्तावेज, इससे संबंधित सारे कागज मिले। हमको यही बताया जा रहा है बार बार कि ये फाइल उपलब्ध नहीं है, और जब फर्स्ट अपील में ऑर्डर होता है विधिक कार्रवाई करें एफआईआर करने के लिए, फिर भी नहीं करते हैं। मैं सेकंड अपील में गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, मुख्य सूचना आयुक्त ने 5 अगस्त को कड़क ऑर्डर दिए कि अगर 15 दिन में फाइल नहीं मिली तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी निम्न धाराओं के अंतर्गत। फिर उसके बाद ये डरे, जो कई सालों से बता रहे थे फाइल अनट्रेसेबल है, इन्होंने कहा फाइल ट्रेस हो गई। उस ट्रेस होने के बाद भी जो फाइनल ऑर्डर आया, उन्होंने कहा अगर ट्रेस हो गई है तो इनको आप उपलब्ध करा दीजिए डॉक्यूमेंट। आज लगभग 2.5-3 महीने फिर से हो गए हैं। 16 सितंबर को फाइनल ऑर्डर है, ना वो कागज दे रहे हैं, ना वो जवाब दे रहे हैं, और बार बार कह रहे हैं कि हमें जो मिला है हमने आपको दे दिया, फाइल हमें नहीं मिल पा रही है। और उधर वो कहते हैं कि हमें फाइल मिल गई। सवाल ये नहीं है कि फाइल नहीं मिली, सवाल ये है कि ऐसा कौन सा राज है जो ये सिडकुल और ये उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और इंडस्ट्री मिनिस्टर गणेश जोशी जी जो दबाना चाह रहे हैं। आप रोज देख रहे हैं कि लैंड आवंटन में कभी आईटी पार्क की लैंड को क्या नाम है, आवासीय प्रोजेक्ट के लिए दे दिया, कहीं लैंड यूज चेंज कर दिया, कहीं अस्पताल का हटा के कुछ और कर दिया। रोज आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम इसमें अखबारों में पढ़ रहे हैं कि रोज नई अनियमितता आ रही है। तो हमने एक विस्तृत रूप से सारी फाइलों की आवंटन की प्रक्रिया मांगी है, पर दुर्भाग्यपूर्ण सरकार 4,000 करोड़ रुपए की जमीन, जो सरकार की भूमि है, आपके हमारे लोगों की भूमि है, जो गांव वालों ने आईटी पार्क के लिए दी थी, उस भूमि का आज क्या प्रयोजन हो रहा है, किस लिए, किस तरीके से आवंटन हो रहा है, सारी अनियमितताएं सरकार दबा रही है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को अलर्ट जारी करते हुए 40 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें 2 पहिया, चौपहिया वाहनों की आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट कराना अब अनिवार्य है। इसी को लेकर ई चालान, बीमा और पीयूसी प्रमाण पत्र जैसी सभी सेवाएं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ी होने के कारण नंबर अपडेट न होने पर भारी जुर्माना झेलना पड़ सकता है। इसी को लेकर विभाग ने ऑनलाइन आरटीओ कार्यालयों में प्रक्रिया आसान बनाने के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम वाहन अपना रजिस्टर कराते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, तो उस समय हमारा मोबाइल नंबर कुछ और रहता है या हम किसी और के मोबाइल नंबर फीड कर देते हैं। तो उससे अब जो समस्या ये आ रही है कि अब हमारे जो भी सारी प्रक्रिया है उन पे, हर प्रक्रिया पे एक ओटीपी जाता है, चाहे वो चालान की प्रक्रिया हो, चाहे वो आप वाहन में ही कुछ करवा रहे हो, ट्रांसफर करा रहे हो, या किसी भी तरह की उसकी वैलिडिटी बढ़वा रहे हो, या डीएल के आप रिन्यूअल करा रहे हो, तो हर चीज में एक ओटीपी आपके फोन नंबर पे जाता है। तो फोन नंबर सही होना आज की डेट में, जब ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया वाहन और सारथी का, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्योंकि पूरे इंडिया लेवल पे ऐसा आ रहा था कि बहुत सारे वाहन में या डीएल में जो नंबर अपडेट्स हैं वो सही नहीं है या पुराने हो गए, तो एक ऑल इंडिया लेवल पे एक गाइडेंस आई थी, और उसके बाद हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसको संज्ञान में लिया और एक 40 दिन का एक अभियान बेसिकली चला रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़े स्तर पे लोगों से अपील है कि जिनके भी मोबाइल नंबर सही नहीं फीडेड है वाहन और सारथी में, वो उसको सही फीड करवा लें। इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो आप बिना आरटीओ ऑफिस आए भी इसको सही कर सकते हैं। अगर आपका आधार में जो नाम है और आपका वाहन की आरसी में या डीएल में जो नाम है वो मैच करता है, तो आप वाहन और सारथी की वेबसाइट पे जाके बहुत ही आसानी से अपना आधार नंबर डाल के इसको आप करा सकते हैं चेंज। और अगर कोई सी भी तरह की आपको दिक्कत आ रही है या नाम जो आधार और आरसी में उसमें 75% से कम का मैच है या ज्यादा मिसमैच हो रहा है, तो फिर आप ऑफिस में आके भी, आरटीओ ऑफिस में आके इस प्रक्रिया को करा सकते हैं। उसके लिए हमने एक हेल्प डेस्क बनाई है जो आज से चालू हो जाएगी, और वहाँ पे हम एक पूरा फ्लो चार्ट भी लगा रहे हैं, जिनको, जो लोग नॉर्मली भी यहाँ पे काम कराने आते हैं वो देख लेंगे प्रोसेस को कि कैसे वो खुद से भी उस चीज को कर सकते। उत्तराखंड में आपदाओं और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए यूसीओएसटी 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी दुर्गेश पंत ने जानकारी देते हुए कहा कि देश विदेश के वैज्ञानिक इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों, आपदा कारणों, त्वरित बचाव और पर्यावरण संरक्षण पर गहन चर्चा होगी। देखिए, 28 से 30 तारीख तक ये विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन है, क्लाइमेट एक्शन का है, और इसके साथ साथ में राज्य की हमारी साइंस टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है।
आयोजन देहरादून में है, ग्राफिक में जो उनका सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर है, इसका आयोजन है और त्रिदिवसीय है। दुनिया के कई देशों के लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक संस्थाओं के हैं, कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, दुनिया भर के हैं, लगभग 50 के आसपास देशों के लोग इसमें आ रहे हैं। इस बार प्रीमियर लीग हमारी बच्चों की है, उत्तराखंड के 95 हमारे ब्लॉक से होते हुए वो यहाँ पर 13 टीम पहुँचेंगी। वो हमारे DRR डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के चैम्पियंस हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनकी इसमें बात होनी है। साथ साथ में महिलाओं का, शी फॉर स्टेम, इस तरह के तमाम कार्यक्रम हैं जिनका इसमें आयोजन किया जाना है। ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पोजिशनिंग उत्तराखंड है, ये एक तरह का, क्योंकि ये पहली बार इस तरह के आयोजन होते हैं, इसलिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व समुदाय से लेके अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को जोड़ने की कवादत है। साइंस टेक्नोलॉजी से जोड़ने की इसलिए कवादत है कि क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत सी चीज़ों के समाधान प्रस्तुत करती है और कई बार जो हमारा आपदा में क्षति होती है उसका पहले से पूर्वानुमान हो, उसकी टेक्निक्स हों, मॉडलिंग हो, उसमें मदद करती है। तो दुनिया के जो बेस्ट ऑफ मॉडल्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की टेक्निक्स हैं, उसको किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये रहा है, सरकार का ये रहा है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। कुल मिला के उत्तराखंड के लिए ये बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है और जिससे हम पूरे विश्व पटल पर कह सकते हैं कि समाधान हिमालय में है, हिमालय प्रस्तुत करने की हालत में है और हिमालय से ही ये समाधान आगे आएंगे, हम इस बात को कहना चाहते हैं। रुड़की के भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के 17 मांगों के साथ एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव तालिब हसन ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि अगर मुख्यमंत्री से एक सप्ताह में मुलाकात नहीं हुई तो 21 किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम आवास कूच करेंगे। किसान के द्वारा प्रतिनिधि मुस्ताक मिला था, इनके द्वारा विभिन्न मांगों संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्य मांग स्मार्ट मीटर और गन्ने के जो MSP होता है उसके संबंध में है। मेरे द्वारा ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया जाए। आज की तारीख में तो हमने एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमारा गन्ने का रेट मूल्य जो तो 500 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए और बिजली की स्मार्ट मीटर की बात है, हमको लगने नहीं दिया जाएगा। और जो हमारा इकबालपुर में गन्ने का भुगतान है वो हमारा होना चाहिए और बहुत सी समस्या है जी। क्या आश्वासन दिया है आपने? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपका जो ये ज्ञापन दिया है तो मुख्यमंत्री तक भिजवा दिया जाएगा। अगर जल्दी मांगे पूरी नहीं तो अगला कदम क्या होगा? बस इसका देर गिराव होगा, आंदोलन चालू होगा। क्या बात है, किस तरह किसानों की समस्या हो रही थी, किसान जो है बहुत परेशान है, किसानों की कोई भी मान्यता नहीं हो रही है फिलहाल। सरकार अभी बस तानाशाही का मामला चल रहा है जी, थोड़ा परेशान है, इसलिए थोड़ी सी समस्या है। ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात तो बड़ा आंदोलन करेंगे। हाँ जी, बड़ा आंदोलन होगा इसके बाद। साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है, जो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, 17 सूत्रों की मांग है हमारी, जिसमें गन्ने की रेट दर बढ़ाने की, बिजली स्मार्ट मीटर की हम नहीं लगने देने के, और तानाशाह सरकार है कि किसानों की बिल्कुल नहीं सुनवाई हो रही, कहीं से कहीं तक नहीं सुनवाई। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया, हमने जो ज्ञापन 17 सूत्रों का अपना ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब ने कि हमें आश्वासन ये दिया है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। 13 तारीख में अगर ये काम नहीं होता है, हम 13 तारीख में अपना मुख्यमंत्री आवास को भेजना काम। उत्तरकाशी में नगर पालिका परिषद बड़कोट के तत्वाधान में आयोजित रवाई शरदोत्सव का उद्घाटन मां भगवती की डोली आगवानी और विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। इस दौरान विधायक संजय डोभाल, ब्लॉक प्रमुख और स्थानीयों ने रिबन काटकर दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। 7 दिनों तक चलने वाले इस भव्य मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय कला, हस्तशिल्प, पहाड़ी व्यंजन और मनोरंजन स्टॉल्स लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। देखिए, रवाई शरदोत्सव का जो मेला है हमारे आज से इसका शुभारंभ हो गया है और 3 तारीख को इसका समापन है। जहां तक रही माननीय मुख्यमंत्री जी की बात, तो हमने प्रयास कर रहे थे उनको बुलाने का,
तो किसी कारणवश वो प्रयास हमारा सफल नहीं हो पाया है। फिर भी जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है माननीय संजय डोभाल जी और जो हमारी देव डोली स्थानीय देव डोलियां हैं, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसमें ये एक सप्ताह का पूरा मेला हमने ऑर्गेनाइज कराया है और इस मेले को हमने जो रवाई घाटी की जो संस्कृति है उसी पे फोकस करा है। जैसे हमने रवाई घाटी की जो वेशभूषा है उसका फैशन शो भी हमने रखा है कल 28 तारीख को। हमारे रवाई घाटी के जो वाद्य यंत्र है उनकी प्रतियोगिता भी रखी है और जो खेल कूद है उनका भी रखा है। यहाँ पे भी हमने जो रवाई घाटी के जो खाने के पकवान है उनका भी स्टॉल हमने लगाया है। तो कुल मिलाकर जो हमारे ये मेला हमने इसे रवाई की संस्कृति पे फोकस रखा है। जितने भी स्टार बाहर से आए हैं जैसे पांडवाज आएंगे, प्रीतम बर्तवानी आएंगे, नरेंद्र सिंह जी आएंगे, तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी रवाई की संस्कृति को काफी अच्छे लेवल पे लेके गए हैं और उनके बदौलत हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है। उनको यहाँ लाने का मोटिव भी यही है कि रोज हमने स्थानीय कलाकारों का यहाँ पे रोज प्रोग्राम रखा है ताकि उन्हें कुछ प्रेरणा मिले और कल कोई और नया बैंड हमारा जैसे पांडवाज है, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी है या जैसे प्रीतम बर्तवान है और कोई हमारे रवाई घाटी का कोई उभर पाए। देखिए, ये हमारा जो है ये हमारी अपनी संस्कृति और पर्यटन के उद्देश्य से, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र जो 6 महीने उसके लिए चलता है जहाँ धार्मिक यात्राएं चलती हैं, तो हमारा ये सोचता है कि जो सर्दियों का टाइम है उसमें यहाँ पर इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलाएगा और हमारी जो लोकल संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि हमारे क्षेत्र में रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर खुलेंगे। इसलिए हमारा ये चाहना है कि इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और जिससे कि हमारे क्षेत्र में सर्दियों में भी पर्यटकों का ज्यादा से ज्यादा आना हो। मैं बहुत खुश हूँ क्यों करके जो हमारी रवाई की संस्कृति है वो बहुत उजागर हो गए और सबने इसमें बहुत ध्यान दिया है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पत्रकार बंधु भाई, उन्होंने हमारा साथ बहुत दिया, पूरे उत्तराखंड में क्या पूरे देश में दिया। और ताकि हम क्या थी, एक गांव से आई हुई महिला थी, तो आज जो है आपकी कृपा से जो हूँ मैं देश दुनिया में क्या विदेशी तक नाम हो गया है आपके चैनलों के माध्यम से। लक्सर की बहुउद्देशीय एथल बुजुर्ग किसान सेवा सहकारी समिति में नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इसी कड़ी में समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी डायरेक्टरों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, बीकेयू क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीर सिंह सैनी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। साथ ही नए पदाधिकारियों ने किसानों के विश्वास पर खरा उतरने का संकल्प लिया। जो सभापति, उपसभापति और संचालक बने हैं, निर्वाचित हुए हैं, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और वो लोग यहाँ पर एक किसानों की सरकार के रूप में काम करेंगे। जो किसानों की समस्याएं हैं उनका निवारण करें, जैसे खाद की, बीज की जो समस्याएं होती है और भी किसानों से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएं ऐसी होती है जिनको इस सहकारी समिति के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो उनको जो है ये लोग मिलजुल के बिल्कुल ये सोच के कि बिल्कुल नजदीक से उनके पास जाकर के इनकी समस्या को सुन करके उनका निदान करें, मैं उम्मीद करूंगा। और सरकार इनकी साथ में हर समय तैयार है, पूरी सुविधा देगी। और ये किसानों के लिए जो हित का कार्य है वो करते रहें। धन्यवाद, सभी अतिथियों का आभार, सभी किसानों का आभार, सभी जय श्री कार्यकर्ता धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय। उपसभापति और सभापति जो यहाँ चुने गए और इनके पूरे बोर्ड को भारतीय किसान यूनियन क्रांति की ओर से, क्योंकि ये पदाधिकारी भी रहे संगठन में, तो उनकी ओर से बधाई। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ईमानदारी के साथ काम करेंगे और जो पिछले सभापति या चेयरमैन रहे उन्होंने जो खामियां की, ये आगे उन खामियों को, उन कमियों को दूर करने का काम करेंगे। और नहीं करेंगे तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति सच्चाई और ईमानदारी से इनके साथ है। और ये ईमानदारी से काम करेंगे तो साथ है, नहीं तो इनका विरोध भी करेंगे कहीं ना कहीं। अगर समिति ईमानदारी से चलाओ पूरी तरह से, हम पूरी तरह से साथ हैं। और
बस यही है, बधाई है पूरी तरह से पूरे बोर्ड को, और जो चेयरमैन है यहाँ के सबको पूरी तरह से हमारी ओर से बधाई, और ये ईमानदारी से काम करे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ग्राम की है सभी किसानों का काम सही तरह से करूंगी और सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आज सभी ने मुझे सम्मान दिया है और सब कार्य सही तरह से करूंगा। मजदूर किसान सेवा सहकारी समिति बहुउद्देश्य समिति पर यहाँ हमारे बहुत ही वरिष्ठ प्रधान जी, सौजी की पुत्र वधू और कुलवंत की बहू बहन श्रीमती शशि जी यहाँ के अध्यक्ष बनी है, और श्रीमती अंजू जी जो यहाँ बसेड़ा खाद्यर्स है वो यहाँ की उपाध्यक्ष बनी है, और सभी जो यहाँ इस संचालक मंडल में डायरेक्टर्स हैं सब महिला पुरुष। आज उन सबका यहाँ पर शपथ ग्रहण हुआ है। उन्होंने यानी कि अपनी आज ज्वाइनिंग कर ली है, और आगामी जो इनका पूरा सत्र है उसके लिए ये यहाँ अपने किसानों की सेवा करेंगे। ये किसानों के द्वारा किसानों की सरकार है, और जो इनकी किसानों संबंधी समस्याएं हैं उनका यहाँ समाधान करेंगे, निराकरण करेंगे। और पहले भी जो हमारी जो ये बनाई गई है, आपको मालूम है कि जो बहुत ही बड़े स्तर पर सहकारी का जो काम चल रहा है, और हमारे गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्रालय भी उन पर ही है, और हर गांव से जो है एक या दो जो है युवक और युवतियों को इसमें लगा गया पूर्णकालिक, और उनको मान दे दिया जा रहा है। इस अवसर पर मैं समझता हूँ सरकार का पूरा ध्यान है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार भी जो है इस सहकारिता को जो है मजबूत करने में पूरा प्रयास कर रही है। काशीपुर में एसएसपी के सख्त निर्देश पर रात भर हाई लेवल नाइट चेकिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसको लेकर पुलिस फुल एक्शन मोड में रही और मुख्य मार्गों पर हर वाहन की बारीकी से जांच की गई। इसी को शहर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। साथ ही कोतवाल काशीपुर टीम के साथ पूरे अभियान के दौरान मौके पर मौजूद रहे, जिससे शहर में सुरक्षा का मजबूत माहौल दिखाई दिए। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के जियापोता में तेज रफ्तार ओवरलोडेड ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद हादसा इतना भीषण था कि दो भाइयों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में गुस्सा फैल गया और ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक और चालक की तलाश तेज कर दी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।